गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीएपीएफ एग्जाम जो 2022 को हुआ था उसका पेपर 2 के एसए के क्वेश्चंस का आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। एक अनाउंसमेंट कर दूं, राइटिंग सेक्शन का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी से और इसमें टोटल 17 ऐसे क्वेश्चंस, 11 रिपोर्ट, 11 आर्गुमेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रीवियस ईयर प्रेसी, सबके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी इस बैच में और सबके मॉडल आंसर्स भी आपको मिलेंगे। 5 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक ये बैच चलेगा। फीस जो है 5750 है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है वो CAPFreshman.com में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट है, मैंने CAPF पेपर 2 की बुक रिलीज की है। एक राइटिंग सेक्शन की बुक है जो 4th एडिशन है और एक ग्रामर की बुक है। ये दो बुक तो है ही, साथ में वोकैबुलरी की भी बुक रिलीज की है, उसकी 1st एडिशन है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी की भी बुक है। तो जो राइटिंग सेक्शन की बुक ले लेगा उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं एस्से की बुक, क्योंकि सब कुछ इंक्लूडेड है राइटिंग सेक्शन की बुक में। फाइन, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन एस्से क्वेश्चन था द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज। इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया इसके आंसर का, और आप वीडियो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको प्लेलिस्ट दिखेगा 2022 CAPF पेपर 2 एग्जाम सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन। उस प्लेलिस्ट में आपको ये दिख जाएगा फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन के आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम सेकेंड ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। बहुत सिंपल और स्ट्रेट है, तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए। तो जब आपको 6 ऐसे क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में और आपको उसमें से 4 चूज करना होता है कि कौन सा लिखना है, तो सबसे पहले आपको एकदम बहुत जुडिशियसली, बहुत वाइजली चूज करना है। ओके, ऐसा ना हो कि लिखते लिखते अचानक मिडवे में आपको याद आए कि अरे ये मैं नहीं डील कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसा ना हो। ठीक है, तो चूज करने का बेस्ट तरीका तो यही है कि कौन सा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, एकदम टोटली अनफेमिलियर, उसको आप एकदम ऑप्ट आउट कर दो, हटा ही दो उसको। ठीक है, मतलब, और ऐसे करके आप, अगर आपको दिखता है 2 ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप टोटली अनफेमिलियर हो और जिसमें आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हो, उसको भी हटा दो। तो आप इस तरह से मत डिसाइड करना कि हाँ ये आता है ये आता है। इस तरह से डिसाइड करो कि क्या नहीं आता है। इस तरह से आप बहुत वाइजली चूज कर सकते हो कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन पे लिखना है। सेकंड जो आपको करना है, जब हम ऐसे क्वेश्चन चूज कर लेते हैं और हम फिर लिखना शुरू करते हैं कि अब हमें इस पे लिखना है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे अभी आया, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। अब सीधे लिखना मत शुरू कर दो। अब देखो कि ये ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस जैसे दिखा वैसे ही लिखना शुरू कर दोगे, राइट। तो आप सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को समझो, इंग्लिश में समझो, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही हिंदी में समझो, हिंदी नहीं समझ में आ रही वापस से इंग्लिश में समझो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने से क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आता है। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप कंटेंट रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन आप दे सकते हो, वरना इधर उधर का कंटेंट दे दोगे, दैट विल बी टोटली डेविएटेड फ्रॉम द ऐसे क्वेश्चन। ये काम नहीं करना है। तो सबसे पहला काम है अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को चूज करो, 4 ऐसे क्वेश्चन। दूसरा है ऐसे क्वेश्चन को समझो बिफोर embarking on writing। तो what can be done to stop wars, ये ऐसे क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट, आई मीन जो भी अननेसेसरी वर्ड्स है ऐसे क्वेश्चन के, उसको हटा दो, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, कभी कभी तो 18 वर्ड्स के भी हो जाते हैं। तो क्या होता है, हम शब्दों में उलझ जाते हैं, उसके जंजाल में फंस जाते हैं। तो बेटर ये है अननेसेसरी वर्ड्स हटा देते हैं। वॉट हटा दिया, कैन हटा दिया, डन हटा दिया। ठीक है, ये सब हटा दिया, बचा क्या है, ये स्टॉप वॉर्स। सिर्फ ये बाकी है, स्टॉप वॉर्स। अब जब आप अननेसेसरी वर्ड्स हटा के, जब आपको की कंपोनेंट ऐसे क्वेश्चन के, जब हम अननेसेसरी वर्ड्स हटाते हैं तो हमें की कंपोनेंट्स जो ऐसे क्वेश्चन के वो बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश आप कर पाते हो, बहुत अच्छे से उभर के आ जाते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास जो की कंपोनेंट आया है, पहला है स्टॉप और दूसरा है वॉस। ठीक है, अब इस की कंपोनेंट में यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा आपका
मेजर कंपोनेंट है और कौन सा आपका माइनर कंपोनेंट है, माइनर। तो जब जो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन है कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कैसे आइडेंटिफाई करना मेजर और माइनर। तो मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मेजर कंपोनेंट ऐसा की कंपोनेंट होता है ऐसे क्वेश्चन का जिसपे आप बहुत सारा लिखोगे। कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन 50 वर्ड्स का, कंक्लूजन 50 वर्ड्स का, बाकी जो 200 वर्ड्स है वो इस मेजर कंपोनेंट पे लिखना है। गॉट इट? तो ये जो मेजर कंपोनेंट है ये आपका पूरा का पूरा मेन बॉडी ले लेगा एस्से का। तो फिर माइनर कंपोनेंट क्या है? माइनर कंपोनेंट ऐसा की कंपोनेंट है एस्से क्वेश्चन का जिसको आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, आप कंक्लूजन में लिखोगे। कंक्लूजन में तो खैर मेजर माइनर दोनों ही आ जाते हैं, राइट? मगर फिर माइनर का आप इंट्रोडक्शन में लिख के आप छोड़ दोगे, आई मीन छोड़ क्या दोगे, उसको पासिंग रेफरेंस देते रहोगे, मेजर और माइनर को कनेक्ट करके लिखते जाओगे, मगर मेजर के बारे में आपको ज्यादा लिखना है। अब इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? आपको ये देखना है कि इसमें सबसे वास्ट सब्जेक्ट कौन सा है। स्टॉप वास्ट है कि वॉर्स वास्ट है? कौन सा सबसे ज्यादा आपको जनरल लग रहा है? स्टॉप जनरल लग रहा है कि वॉर्स जनरल लग रहा है? कौन सा सबसे ज्यादा ऐसा की कंपोनेंट है जो आपको ब्रॉड लग रहा है? स्टॉप ब्रॉड लग रहा है कि वॉर्स ब्रॉड लग रहा है? ये मतलब पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसमें वॉर्स जो है वो ब्रॉड है और स्टॉप क्या है, वो स्पेसिफिक है। यानी वॉर्स जो है ब्रॉड है, यानी वो माइनर कंपोनेंट है। माइनर कंपोनेंट जो होगा वो ब्रॉड टॉपिक होगा, ब्रॉड इश्यू होगा, और मेजर जो है वो स्पेसिफिक होगा स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक। ठीक है? तो वॉर्स माइनर है, यानी आप वॉर्स के बारे में बोले तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये ना ये माइनर है ये मेजर है? ये माइनर है, ये ब्रॉड है, ये वास्ट है अगर हम इससे कंपेयर करें। क्योंकि अगर हम वॉर्स बोले तो वॉर्स के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, क्या क्या कितने कितने वॉर्स हुए थे, कब कब हुए थे, किसके किसके बीच में हुआ था, आप ये भी लिख सकते हो। दूसरा है वॉर का इफेक्ट लिख सकते हो। तीसरा है वॉर का कॉजेस लिख सकते हो, राइट? और चौथा है वॉर कैसे ना हो, कैसे अवॉइड करना चाहिए, एवर्ट करना चाहिए, ये लिख सकते हो, राइट? तो ये बहुत ज्यादा वास्ट इशू है। तो इसके अंदर हम क्या क्या लिखे, कितने वॉर हुए, किसके बीच में हुए, कब कब हुए, ये लिखे, या हम ये लिखे कि कैसे वॉर को स्टॉप किया जाए, राइट? तो एक्चुअली ये है आपका मेजर कंपोनेंट। तो बेसिकली आपको अपने एसे के मेन बॉडी में वॉर को कैसे स्टॉप किया जाए आपको ये लिखना है। फाइन? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया है जो मेजर कंपोनेंट है वो माइनर कंपोनेंट का छोटा सा पार्ट है। मेजर कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट है वो पार्ट है माइनर कंपोनेंट का। यानी वॉर का ब्रांचेस अगर हम ले, वॉर के बारे में क्या क्या बात कर सकते हैं, कितने वॉर्स हुए, कब हुए, किसके बीच में हुए, कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, सोल्यूशन क्या है। इतने सारे पार्ट्स हो गए ना, ब्रांच आउट कर दिया ना मैंने वॉर के इश्यूज को। अब इसमें एक ब्रांच है कैसे स्टॉप कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, राइट? तो बेसिकली आपको इसके बारे में लिखना है और यही आपका सबसे ज्यादा वर्ड्स लेगा। फाइन? तो फिर इंट्रो में आप वर्ड्स के बारे में बता दो और फिर मेन बॉडी में आप मेजर यानी स्टॉप, कैसे स्टॉप किया जाए वॉर को, उसके बारे में बताना है। और ऑब्वियसली वॉर स्टॉप करना है, तो इस तरह से दोनों के बीच में कनेक्शन भी है, ऑब्वियसली रिलेशनशिप भी है। स्टॉप किसको करे? करप्शन को करे? नहीं। किसको करे? क्लाइमेट चेंज को करे? नहीं। किसको? वॉर को। तो ऑब्वियसली कनेक्शन में बिल्डअप होगा आपका मेन बॉडी में, मगर लिखोगे किसके बारे में? स्टॉप के बारे में। ठीक है? तो इंट्रो में आप माइनर कंपोनेंट से शुरू करो, दैट इज वॉर, और उसके बाद
आप सेकंड पैराग्राफ में मेजर कंपोनेंट को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दो। अगर आपको एक्सपोज करना है इंट्रोडक्शन में मेजर कंपोनेंट को कैसे स्टॉप किया जाए, तो इंट्रो के लास्ट लाइन में करो। कभी भी इंट्रो के फर्स्ट लाइन में आप पूरे ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज नहीं करोगे, पूरे ऐसे क्वेश्चन को हिट नहीं करोगे। वॉर कैन बी स्टॉप बाय डूइंग सच थिंग्स। तो आप आंसर लिख रहे हो, आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो इंट्रो का जो वेरी फर्स्ट लाइन है उसमें आप कभी भी मतलब मेजर कंपोनेंट को नहीं लेकर आओगे, ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे की ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर लिखोगे उसके सेकंड पैरा में आप ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर सकते हो। देखो मैंने एक्सपोज कर दिया, वो कैन बी स्टॉप्ड, तो किसी के बारे में लिखना है, ठीक है। और इंट्रो में हम माइनर कंपोनेंट वॉर्स के बारे में ले सकते हैं। कंक्लूजन में आपको माइनर मेजर दोनों को, कंक्लूजन में तो सारे की कंपोनेंट्स आ जाने चाहिए, ठीक है, तभी लगेगा हाँ कंक्लूजन इज वेरी मच कनेक्टेड टू द ऐसे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। एवरी वॉरशिप दैट इज लॉन्च सिग्निफाइज अ क्राइम अगेंस्ट द हंग्री, हार्ड लेबर एंड जीनियस ऑफ साइंटिस्ट। Thus, to rectify these injuries, injustices, and ensure the existence of humanity in a humanly manner, wars need to be stopped. तो मैंने क्या किया है, मैंने इंट्रो के लास्ट लाइन में मैंने मेजर कंपोनेंट को एक्सपोज किया है। मुझे लगा मैंने यहाँ किया है, मगर मैंने यहाँ किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रो के लास्ट लाइन से भी आप ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर सकते हो, मेजर कंपोनेंट को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, मगर आप इंट्रो की फर्स्ट लाइन से नहीं कर सकते हो, या तो सेकंड पैरा से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वॉर को बताया गया इट्स अ क्राइम अगेंस्ट हंग्री, हार्ड लेबर एंड साइंटिस्ट। ये सब इनजस्टिस होता है अगेंस्ट दीज पीपल, ह्यूमैनिटी के लिए इनजस्टिस होता है, तो इसीलिए वॉर को स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। तो वॉर को क्यों स्टॉप करना चाहिए ये मैंने यहीं पे बता दिया, क्योंकि मुझे इसमें बात करनी है व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं वॉर को स्टॉप करने के लिए। हमारा ऐसे क्वेश्चन ये नहीं है कि वॉर को क्यों स्टॉप करना चाहिए, राइट। तो हमें क्यों पे नहीं लिखना है, वाई पे नहीं लिखना है, वाई वॉर शुड बी स्टॉप, नो, हाउ वॉर कैन बी स्टॉप, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। तो कैसे स्टॉप किया जा सकता है वो आपको यहाँ लिखना है। क्यों स्टॉप करना चाहिए मैंने इंट्रो में लिख दिया, काम खत्म कर दिया यहाँ पे। अब मैं कभी क्यों के बारे में नहीं आऊंगी इसमें, कैसे स्टॉप किया जाए उसके बारे में बात करना है। अगर मैंने यहाँ पर क्यों के बारे में लिखना शुरू कर दिया, वाई वॉर शुड बी स्टॉप, तो आप समझ जाओ मैं अपने आंसर में जो कंटेंट दे रही हूँ दैट इज नॉट रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। चलिए, वॉर कैन बी स्टॉप्ड व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अमंग द कंट्रीज। तो कैसे स्टॉप किया जा सकता है, जब ये चीज हो, एवरी कंट्री नीड्स टू रिस्पेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स। For this purpose, multilateral institution like the UN provides the best platform to resolve the differences. ठीक है, तो वॉर कैसे स्टॉप होगा, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो स्टॉप कर सकते हैं, दूसरा एक म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होना चाहिए। मगर अब प्रॉब्लम क्या है, यूएन खुद ही वॉर वेज करता रहता है इधर उधर, है ना। यूएन के जो परमानेंट मेंबर है यूएसए है, रशिया है, ये लोग दोनों ही खुद ही वॉर लॉन्च करते रहते हैं अगेंस्ट सम और अदर कंट्री। तो द यूएसए एंड रशिया हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ involvement in different wars like Gulf War, Cold War, recent Russia-Ukraine war. Therefore, there is the need to make UN more diverse in its representation so that hegemony of P5 countries can be checked. तो वॉर को कैसे स्टॉप किया जाए, यूएन अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है वॉर को स्टॉप करने के लिए, मगर उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। इसीलिए ऐसा ना इंडिया इसीलिए एफर्ट लगा रहा है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। फिर दूसरा तरीका है वॉर को स्टॉप करने का, बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग द कंट्री। अगर हम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे अरे हमें इससे गेहूं मिल रहा है, हमें इससे ऑयल मिल रहा है, तो इसके साथ हमें ना मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसके साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। Countries having strong economic ties hardly enter war with each other.
Moreover, increase in economic ties between countries leads to inflow and outflow of migrants. This increases people-to-people contact and makes citizens more accommodative to native people. This decreases the chances of war because wars are waged by the government to satisfy the emotions of their citizens to ensure the acceptability among them. तो जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है तो इससे क्या होता है कि माइग्रेशन बहुत होते हैं दो कंट्रियों के बीच में। अगर माइग्रेशन होते हैं तो क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जब जाता है तो उसके लोकल्स से वो बहुत ज्यादा एकोमोडेट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें वॉर के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वॉर इसलिए भी किया जाता है ताकि है ना गवर्नमेंट को अपने अपने जो लोग हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मिले। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है, ठीक है। तो पुलवामा अटैक के बाद हमारे अंदर जो इमोशन था वो कैसा था, रिवेंज लेने का था, ठीक है। तो ये जो ना अगर रिवेंज इंडिया नहीं लेता तो हमारे में वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती गवर्नमेंट के लिए कि कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। ओके, most importantly, all the nations must pledge to have a major shift from no first use doctrine of nuclear weapons to disarmament eventually towards the militaryless nation. अब देखिए, अभी जो पॉलिसी जो सारे कंट्री प्रिटेंड कर रहे हैं अपनाने का, अडॉप्ट करने का, वो है नो फर्स्ट यूज, कि हम न्यूक्लियर वेपन पहले यूज नहीं करेंगे, अगर दूसरे ने किया तब हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से डिसआर्मामेंट पॉलिसी में आओ, न्यूक्लियर वेपन रखो ही मत, और डिसआर्मामेंट पॉलिसी से आप मिलिट्री लेस नेशन बन जाओ। किसी के पास भी अगर मिलिट्री नहीं होगा तो ऑब्वियसली वॉर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस रिगार्ड में इंडिया कैन सेट एन एग्जांपल, टेक अ लीड एंड ब्रिंग like-minded countries to the table in order to resolve the issues that may lead to war. तो इसमें इंडिया को लीड करना चाहिए और जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे कि किस तरह से मैंने जो ऐसे जो तैयार किया है उसमें ना मैंने 3 पैराग्राफ डाला है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखो, आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो रेलेवेंट कंटेंट पे मिलते हैं और दूसरा उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो मैंने क्या सिर्फ 3 लिए हैं, 1, 2 और 3, सिर्फ 3 वेज बताया है टू स्टॉप वॉर्स। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप लोग जब लिखते हैं तो आप लोग क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देते हो, जैसे आर्गुमेंट भी है 2 पॉइंट्स नहीं 7 पॉइंट्स लिखेंगे तब मार्क्स मिलेंगे, ये गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। क्वालिटी गिर जाती है, आई मीन अगर आप पॉइंट्स इंक्रीज करोगे तो हर एक पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे, ऑब्वियसली आपका टाइम उसी में चला जाएगा, ठीक है, और वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर लोगे। पॉइंट्स बढ़ाने में लगे रहते हैं, आर्गुमेंट में देखा है। ऐसा नहीं है कि 2 और 3 पॉइंट लिखो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं है, ये नहीं सोच है। सोच ये है कि जितना ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, गलत है, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे में भी लगता है कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, तो मैं ना करीब 10 वेज लिख देता हूँ, मगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगा। 10 वेज लिखोगे तो ज्यादा वर्ड्स आएंगे, ज्यादा वर्ड्स इंक्लूड होंगे तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसीलिए 3 वेज लिखा मैंने और 3 वेज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये पहला है। सपोज 4 वेज लिखा है। दूसरा मैंने यूएन का लिख दिया कि यूएन को बहुत रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तीसरा मैंने लिख दिया इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। और चौथा मैंने यहाँ पर मिलिट्री लेस नेशन के बारे में बताया है। तो आप देखो पैरा वाइज पैरा, अगर मैं यहाँ पर बता रही म्यूचुअल ट्रस्ट या रिस्पेक्ट या यूएन के बारे में, तो यहीं पर मैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को इस पैराग्राफ में मैंने स्क्वीज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बताया तो यहाँ पे यूएन नहीं डाला है। तो हर एक पैराग्राफ का जो है अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक छोटा सा क्या बोलते हैं टाइटल है कि इस पैराग्राफ का टाइटल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, मैं इसी के बारे में बताऊंगी।
इस पैराग्राफ का मिलिट्री लेजिस्लेशन के बारे में मुझे बनाया, तो मैंने मिलिट्री लेजिस्लेशन के बारे में बताया, मैंने इधर का उधर नहीं किया, डिसऑर्गेनाइज नहीं किया। तो आप लोगों को भी यही काम करना है, ठीक है। और अब कंक्लूजन में आ रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ सिंगल वर्ल्ड कम्युनिटी, thus we should see ourselves as a citizen of the world and try to find common ground that cut across the borders, language and religion. Such common ground is humanity that would deter nation to involve themselves in war. तो फाइनली मैंने कंक्लूड किया है कि हम लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है, हम लोग वर्ल्ड के सिटीजन हैं, ऐसे हमें देखना चाहिए। और एक कॉमन ग्राउंड है, वो ह्यूमैनिटी है। अगर ह्यूमैनिटी के बारे में सोचे तो हम फिर कभी भी ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी में रखे तो हम कभी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है थर्ड, उसको मैं कल इस पे मैं बात करूंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।